पल्लवी और प्रज्ञा की कुछ दिन पहले ही मित्रता हुई थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय प्रज्ञा ने पल्लवी को अपने घर चलने के लिए कहा, तो पल्लवी अपनी असमर्थता जताती हुई बोली, नहीं आज नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊंगी। आज क्यों नहीं, तुम्हें आज ही चलना होगा। प्रज्ञा जिद करती हुई आगे बोली, हमारे गराज में आज सुबह ही क्रोकोडाइल ने 3 बच्चे दिए हैं। क्रोकोडाइल प्रज्ञा की पालतू पामेरियन कुतिया का नाम था। 2 सुंदर सुंदर सफ़ेद और एक काला चितगबरा है। प्रज्ञा हाथों को नचाते हुए फिल्मों की सुंदरता का वर्णन करने लगी। अच्छा, तब तो मैं उन्हें देखने कल जरूर आऊंगी। नवादा रहा, कहती हुई पल्लवी अपने घर की ओर जाने वाली गली में मुड़ गई। दूसरे दिन शाम को पल्लवी प्रज्ञा के घर पहुंची। पल्लवी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए प्रज्ञा उसे अपने गराज की ओर ले गई। देखो, है ना सुंदर सुंदर पिल्ले, बताओ इनका क्या नाम रखें। अपनी सहेली की ओर देखती हुई प्रज्ञा ने अपनी गोल गोल आंखें मटकाते हुए पूछा, आह इतने सुंदर पिल्ले, नाम भी इनके इतने ही सुंदर होने चाहिए। कुछ सोचती हुई पल्लवी काले चितगबरे पिल्ले की ओर इशारा करती हुई बोली, इसका नाम ब्राउनी ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक, इन दोनों का नाम व्हाइटी और ब्राउनी रख लेते हैं। दोनों सहेलियां पिल्लों को प्यार करने में मग्न थी। पल्लवी सफ़ेद पिल्ले व्हाइटी को गोद में उठाकर चुप करा रही थी कि व्हाइटी झट से अपनी माँ की ओर कूद गया और चपरा चपर अपनी माँ का दूध पीने लगा। देखकर प्रज्ञा पिल्ले की पीठ सहलाती हुई कहने लगी, भूख लगी है तुझे व्हाइटी, ठीक है जा दूध पी ले अपनी माँ का। इतने में प्रज्ञा को माँ ने आवाज़ दी, पर प्रज्ञा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। यह देख पल्लवी बोली, प्रज्ञा तुम्हें अब तुम्हारी माँ का पुकार रही है, पुकारने दो, माँ की तो यही आदत है। लापरवाही से कंधे उचकाती हुई प्रज्ञा बोली और दोबारा पिल्लों से खेलने लगी। फिर माँ की आवाज़ सुनाई दी तो पल्लवी बोली, प्रज्ञा तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी, होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ तो हर बात पर नाराज होती है। प्रज्ञा की यह हरकत पल्लवी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कहती हुई पल्लवी उठ खड़ी हुई। रुको ना, हम थोड़ी देर और पिल्लों से खेलेंगे। नहीं नहीं, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, कहती हुई पल्लवी फाटक खोलकर बाहर निकल गई। दूसरे दिन स्कूल में प्रज्ञा का पेन पल्लवी के पास रह गया था। घर आकर प्रज्ञा जब स्कूल का काम करने लगी तो उसे पेन की याद आई। वह तुरंत पल्लवी के घर पहुंची। उस समय पल्लवी पलंग पर बैठी धुले हुए सूखे कपड़ों की तरह बनाकर समेट रही थी। आओ प्रज्ञा, प्रज्ञा को देख पल्लवी ने कहा और प्रज्ञा का परिचय अपनी माँ से कराया। पल्लवी की माँ खुश होते हुए बोली, बैठो बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। प्रज्ञा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वह मन ही मन खुश होती हुई सोच रही थी कि पल्लवी की माँ कितनी अच्छी है। वह पल्लवी की माँ और अपनी माँ की तुलना करने लगी। कभी कोई सहेली आ जाती है तब भी मेरी माँ ख्याल नहीं करती और ऊपर से किसी न किसी काम के लिए पुकारती रहती है। प्रज्ञा को पल्लवी के यहाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वह अक्सर पल्लवी के यहाँ जाने लगी। वह देखती पल्लवी कभी रसोई में रखे गीले बर्तनों को पोंछकर रख रही है तो कभी फर्श पर पोछा लगा रही है। उसके आते ही वह झट से उसके साथ खेलने लग जाती। पर पल्लवी की माँ कभी पल्लवी को बीच में नहीं पुकारती।
और ऊपर से वह हमेशा कुछ ना कुछ खाने को भी देती। एक दिन वो तो उसके आश्चर्य की हद हो गई। उस दिन टीवी पर एक बढ़िया फिल्म आ रही थी और पल्लवी माँ के साथ आलू के चिप्स सुखाने में मग्न थी। उफ, इतना उबाऊ काम करती हो तुम। प्रज्ञा पल्लवी के कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाती हुई बोली, चलो टीवी देखते हैं। नहीं, अभी बहुत चिप्स बाकी हैं। जाओ तुम देखो, चलो ना छोड़ो। यह काम तो माँ कर ही लेगी। माँ के लिए क्या क्या करे, थक जाती है। फिर वह ये सब बनाती भी तो हमारे लिए ही है। पल्लवी चिप्स सुखाती हुई बोली। विवश होकर प्रज्ञा भी पल्लवी के साथ चिप्स सुखाने लगी। दोनों के इकट्ठे काम करने से काम जल्दी खत्म हो गया। पल्लवी की माँ दोनों को अंदर बैठाती हुई बोली, क्या खाओगी बेटी? माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, पल्लवी ने कहा तो उसकी माँ उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते व पुकारते हुए बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए बिस्किट व नमकीन लाती हूँ। प्रज्ञा को उदास देख पल्लवी ने पूछा, बुरा मान गई? नहीं। गर्दन हिलाते हुए प्रज्ञा बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। माँ तो सबकी अच्छी होती है। प्रज्ञा कुछ नहीं बोली। वह उदास ही चुपचाप बैठी रही। बिस्किट खाते समय भी वह बहुत गंभीर रही। अपने घर लौटते समय वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरी माँ तो बहुत चिड़चिड़ी है, जरा जरा सी बात पर डांटने लगती है। और पल्लवी की माँ उसका कितना ख्याल रखती है। यह सोचकर प्रज्ञा बहुत दुखी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी रुलाई फूट पड़ेगी। घर पहुंचते ही प्रज्ञा से उसकी माँ ने कहा, देखो प्रज्ञा, कल स्कूल से आकर तुमने अपनी स्कूल ड्रेस भी नहीं धोने के लिए नहीं रखी। यहाँ तक कि तुम्हारा बस्ता भी अभी तक डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पड़ा है। प्रज्ञा की माँ प्रज्ञा से और भी बहुत कुछ कह रही थी, किंतु उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह चुपचाप बुझे बुझे कदमों से अपना बस्ता उठाकर अपने कमरे में चली गई। क्या खाओगी बेटी? पल्लवी की माँ की आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वह दुखी मन से वहीं पलंग पर भूखी ही लेट गई। शाम को जब पल्लवी पिल्लों के साथ खेलने के लिए प्रज्ञा के घर पहुंची तो प्रज्ञा को उदास पाया। क्या बात है प्रज्ञा? आज तुम सुबह से ही उदास हो। प्रज्ञा कुछ नहीं बोली। बताओ ना, क्या बात हुई? क्या मुझसे नाराज हो? नहीं, सबकी माएँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं। एक मेरी माँ है जो बस हर समय डांटती ही रहती है। प्रज्ञा के मुंह से यह बात सुनकर आश्चर्यचकित पल्लवी बोली, कैसी बातें करती हो प्रज्ञा? तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी लेखिका है। तुम्हें तो अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए। होगी बड़ी लेखिका। मुंह बिचकाते हुई प्रज्ञा बोली, बात बात पर डांटना ऐसा क्यों कर दिया? वहाँ क्यों रख दिया? यह नहीं किया, वह नहीं किया। कहते कहते प्रज्ञा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू झलझला आए। अपने नन्हे नन्हे हाथों से प्रज्ञा के आंसू पोंछती हुई पल्लवी बोली, एक बात कहूँ प्रज्ञा, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। गर्दन हिलाती हुई आंखें पोंछती हुई बोली, कहो, क्या कहना है तुम्हें? पल्लवी बोली, एक बात बताओ प्रज्ञा, तुम अपनी माँ का कितना ध्यान रखती हो? माँ कोई छोटी बच्ची है जो मैं उनका ध्यान रखूं? खोजती हुई प्रज्ञा बोली, मेरे कहने का मतलब है कि माँ जब तुम्हें कुछ कहती तो तुम अनसुना कर देती हो। माँ के काम बताते ही तुम मना कर देती हो। यदि तुम छोटे मोटे कामों में माँ का सहयोग कर दो तो उनका काम काफ़ी हल्का हो जाएगा। मुझे देखो, मैं माँ के बिना बताए ही काम कर देती हूँ। मेरे छोटे मोटे काम कर देने से माँ को बहुत राहत मिलती है।
जब माँ अकेली सारे घर का काम देखेगी, वह अस्त व्यस्त सामान देखेगी तो उन्हें समेटते समेटते स्वाभाविक रूप से गुस्सा तो आ ही जाएगा। प्रज्ञा को मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पल्लवी के जाने के बाद प्रज्ञा ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। सुबह प्रज्ञा की माँ के बिना उठाए ही उठ गई। यहाँ तक कि उसने अपनी चादर भी समेट कर अलमारी में रख दी। प्रज्ञा को उठा देखकर माँ ने दूध का गिलास मेज पर रख दिया था। हमेशा दूध के लिए नानूकर करने वाली प्रज्ञा ने चुपचाप दूध पी लिया। खाली गिलास उठाकर रसोई में रखने चली गई। वह सिंक में रखे सभी प्याले गिलासों को धो पोंछ कर ठीक से यथावत रख दिया। क्या खाओगी बेटी, आज क्या बनाऊं? प्रज्ञा की माँ उससे पूछ रही थी। प्रज्ञा ने कंघिया से माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया था। यह देख उसे बड़ी खुशी हुई। हमेशा शाम को स्कूल से लौटकर प्रज्ञा बस्ता पटक कर जूते मोजे इधर उधर फेंक कर बिना स्कूल ड्रेस बदले ही बाहर खेलने के लिए भाग जाती थी। माँ आवाज़ देती रह जाती, किंतु वह सुनती कहाँ थी। उस दिन प्रज्ञा ने स्कूल से आकर अपना सामान यथावत रखा, स्कूल की पोशाक बदली और हाथ मुंह धोकर कमरे में झांक कर देखा तो पता चला कि माँ कुछ लिखने में तल्लीन थी। लिखते समय माँ को तंग करने वाली प्रज्ञा उस दिन चुपचाप दबे दबे पांव रसोई की ओर मुड़ गई। देखा, सारी रसोई बिखरी पड़ी थी। दिन में शायद माँ ने मिलने कुछ मेहमान आए होंगे, सोचकर प्रज्ञा ने सारा सामान समेटकर सफाई की। वह पूरी रसोई सुव्यवस्थित कर दी। बैठक से भी चाय नाश्ते के बर्तन उसने बिना आवाज़ किए समेट दिए। यह सब करने के बाद वह खुद अपने हाथों से डिब्बों में से केक व बिस्किट निकालकर प्लेट में रखकर चुपचाप खाने लगी। वहीं से वह माँ को लिखते हुए देख रही थी। आज उसे पहली बार माँ बहुत सुंदर लग रही थी। पहली बार प्रज्ञा को यह सोचकर गर्व हो रहा था कि उसकी माँ बड़ी लेखिका है। जब माँ का लेखन कार्य पूरा हुआ तो वे कमरे से बाहर निकली। जब उनकी नज़रें पूरे घर में घूमी तो उन्होंने खुशी के मारे प्रज्ञा को अपने सीने से लगा लिया। ओह मेरी बेटी, अब समझदार हो गई है। दूर बैठी क्रोकोडाइल अपने पिल्लों को दूध पिला रही थी और बच्चे उसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे। क्रोकोडाइल पिल्लों को चाट रही थी। यह देख प्रज्ञा की माँ की बाहों में झूम उठी।